देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक आंदोलनों के बारे में। क्योंकि हमारा डिस्कशन जो है यह प्रश्नोत्तर के ही माध्यम से होता है, तो चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि करमचंद गांधी दीवान थे। सबसे पहले करमचंद गांधी जो है वह महात्मा गांधी के पिता थे, यह जानते रहिए। ठीक है, तो बताइए कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? ए पोरबंदर के, बी राजकोट के, सी वांकानेर के, या फिर डी उपर्युक्त सभी के। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। करमचंद गांधी जो है वह पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान थे। और इनका एक अन्य नाम था कबा गांधी, या उपनाम था इनका कबा गांधी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ए श्यामल दास कॉलेज भावनगर, बी धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, डी गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, डी बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को इंटर या यूं कह लिए तो ग्रेजुएशन के लिए रजिस्टर्ड करवाया था। देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी और हाई स्कूल की शिक्षा जो है महात्मा गांधी की राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुई थी। इसके बाद इन्होंने अपना नामांकन जो है वह भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में करवाया था। और आगे चल करके इन्होंने अपने लॉ की पढ़ाई यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पूरी की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ए नवजीवन, बी इंडिया गजट, सी अफ्रीकनर, या फिर डी इंडियन ओपिनियन। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओपिनियन। देखिए, यह पत्रिका जो है या पत्र या अखबार जो है यह 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन में फिलिक्स फार्म की भी स्थापना की थी। और साथ ही साथ 1910 में इनके द्वारा टॉलस्टॉय फार्म की भी स्थापना की गई थी। यह भी अभी से जानते चलिए। अगला प्रश्न है कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी समर्थक थे? ए मार्क्सवादी समाजवाद के, बी श्रेणी समाजवाद के, सी आदर्शवाद के, या फिर डी दार्शनिक अराजकतावाद के। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी स्वयं को स्वयं से ही दार्शनिक अराजकतावादी कहते थे। यह राज्य के अस्तित्व में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं रखते थे, या यूं कह लीजिए तो कार्ल मार्क्स की तरह यह भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। और गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसे व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। देखिए, लुई फिशर ने गांधी के बारे में कहा है कि वे सच्चे समाजवादी हैं। उनके समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर देखिए, उसको छोड़िए।
देखिए, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्हें स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था इन्होंने अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट और अगला पर देखिए, ये सब ना गांधीवादी दर्शन के भी कुछ प्रश्न प्रीलिम्स की परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही देखिए, जब हम इसके बारे में डिटेल से मेंस का डिस्कशन करने लगेंगे तब देखेंगे गांधीवादी दर्शन वास्तविकता में है क्या, और बहुत अच्छे से उसके बारे में बात करेंगे। या फिर इसके बारे में या इसके विषय में एक लेक्चर आपको अलग से बना करके बीच में कभी भी जब हमारे सारे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे अगले महीने तक, तब आपको दे दिया जाएगा। अगले महीने तक का मतलब इस महीने के अंतिम तक। ठीक है, समय कम है। नेक्स्ट, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ए, छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी, बी, सत्य तथा अहिंसा, सी, खादी तथा चरखा, या फिर डी, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। चलिए, तो गांधी जी के जो युगल सिद्धांत थे वह थे सत्य और अहिंसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता, बी, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, सी, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या डी, आत्म विलीनीकरण। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का एकमात्र या सत्य की प्राप्ति का रास्ता। देखिए, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बताया। गांधी जी ऐसा कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है और वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है, और सत्याग्रही का यह अनिवार्यतः कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए, बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बी, बिना समाजवाद के समाजवादी, सी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, या डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, समाजवादियों में व्यक्तिवादी और समाजवादियों में मार्क्सवादी। देखिए, यहाँ पर गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे और वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के भी हित को ध्यान में रखते थे। ठीक है, चूँकि यह राज्य के अस्तित्व को स्वीकार न करके व्यक्ति के अस्तित्व या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देते थे, तो इसलिए इनको व्यक्तिवादी कहा गया। लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम रखते हुए यह जो है समाज की स्वतंत्रता या समाज की नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इस वजह से इनको समाजवादी भी कहा गया। बस इतना सा छोटा सा नाम जानते चलिए। ठीक है, तो देखिए, गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं ही कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है, क्योंकि गांधी जी स्वयं कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः समाजवादियों में गांधी जी एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी उनको कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, वैसे मार्क्सवाद है क्या ज़रा बताइए तो कमेंट करके, छोटा सा 2-4 लाइन में भी बताया जा सकता है उसको आसानी से। यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? ए, बहिष्कार, बी, धरना, सी, उपवास, या डी, हड़ताल। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी के सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, बी, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सी,
सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, या डी, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तित कर उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। बाकी अन्य सभी सत्याग्रह के अन्य सिद्धांत हैं कि जैसे सत्याग्रही का सबसे बड़ा शस्त्र जो है वह अहिंसा है, और सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए, और सत्याग्रही को जो है अपने विरोधियों के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने शत्रु को पराजित नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना चाहिए। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है ए, गरीबी का स्थायित्व, बी, गोवध, सी, मानव हत्या, डी, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वह है गरीबी का स्थायित्व। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? ए, आत्मनियंत्रण, बी, नसबंदी, सी, निरोध, अथवा डी, लूप। चलिए, तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी ने परिवार नियंत्रण हेतु सर्वोत्तम उपाय जो बताया था वह बताया था, या सर्वोत्तम उपाय जिसे माना था उसके माना था आत्म नियंत्रण को। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ए, 20 वर्ष, बी, 21 वर्ष, सी, 16 वर्ष, या डी, 15 वर्ष। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, 21 वर्ष। गांधी जी जो है वह दक्षिण अफ्रीका में कुल मिलाकर के 21 वर्ष रहे थे। देखिए, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डरबन चले गए और जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इस बीच इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी विभिन्न प्रकार के कार्य किए थे भारतीयों के हितों को लेकर के। जैसे कि देख लीजिए कि उस समय दक्षिण अफ्रीका का जो मजदूर वर्ग था वह सामान्यतः 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो ऐसे मजदूर थे जिनके पास वहाँ पे वर्क परमिट था, दूसरे ऐसे मजदूर थे जो कि या जिनका कि वर्क परमिट समाप्त हो चुका था, और तीसरे जो है वह मेमन मुसलमान थे, और यह जो है उन मजदूरों के साथ ही चले गए थे जिनको कि वहाँ पर काम करने के लिए वर्क परमिट मिला हुआ था। ठीक है, ये सब वहाँ गए थे गन्ने की खेती में मजदूरी करने के लिए। इसके अलावा गांधी जी ने जब वहाँ देखा तो इन सब मजदूरों के साथ जो है वहाँ पर प्रजातीय भेदभाव भी या जातिगत भेदभाव, रंग के आधार पर भी भेदभाव किया जाता था। जैसे कि रात के 9 बजे के बाद जो है किसी भी भारतीय अथवा काले अफ्रीकी को घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। आगे चल कर के इन सभी को अपने साथ हमेशा जो है एक लाइसेंस रखना पड़ता था, अंगूठा का निशान लगाए हुए, यह भी नियम ला दिया गया। उसी समय उसी वर्ष सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया जिसमें यह कहा गया कि जो भी विवाह जो है वह ईसाई पद्धति के अलावा अन्य पद्धतियों से हुए वह सभी अब अवैध घोषित होंगे, और उनसे हुई संतानें भी अब अवैध घोषित कर दी जाएंगी। तो इस प्रकार की विभिन्न गतिविधियां दक्षिण अफ्रीका में चल रही थी जिसका महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा जो है वह कठोरतम विरोध किया गया था। और इन सब के बारे में जो है भारत में प्रचार प्रसार कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले, और साथ ही साथ लॉर्ड हार्डिंग ने भी दक्षिण अफ्रीका में हो रहे अत्याचारों के विरोध में मुखर रूप से बोला था, या यूं कह लीजिए तो स्पष्ट रूप से उसने भी दक्षिण अफ्रीका के वैवाहिक अधिनियम या लाइसेंस संबंधी अधिनियम की आलोचना भी की थी। किसने? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, तो ध्यान में रखते चलिएगा। और इन सब प्रयत्नों के स्वरूप अंततोगत्वा जो है इन सब के प्रयत्नों के स्वरूप जो है वह वहाँ पर इन सब कानूनों को जो है वह लाइसेंस कानून हो या विवाह की वैधता संबंधी कानून हो, इन सबको वापस ले लिया गया था। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, जब सब मेंस का डिस्कशन होगा तब इन सब बारे में आराम से इत्मीनान से बात होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? ए 1915, 1917, 1916 और 1918। तो हमने देखा अभी अभी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
वर्ष 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ए जोहान्सबर्ग, बी पीटरमारित्सबर्ग, सी डरबन या फिर डी प्रिटोरिया। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्सबर्ग पर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारित्सबर्ग में गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था नस्लीय भेदभाव के कारण, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट भी था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को भी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी सामान्य बोगी में इनको जबरदस्ती स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसका इनके द्वारा विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप इन्हें पीटरमारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से ही फेंक दिया गया था। नेक्स्ट और अगला स्टेशन है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए लखनऊ अधिवेशन 1916, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी अमृतसर अधिवेशन 1919 या डी नागपुर अधिवेशन 1900 बताइए 20। दिख नहीं रहा, क्या ही बताएंगे आप। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा के द्वारा की जा रही थी और इसमें गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था। ठीक है, फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी राजकोट या डी वर्धा। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। हालांकि वर्तमान में आगे चल करके इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था जून 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता है? ए स्वाध्याय आश्रम, बी हरिजन आश्रम, सी सत्याग्रह आश्रम या डी स्वराज्य आश्रम। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के साबरमती के किनारे जिस एक आश्रम को बनाया था उसको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? ए साबरमती, बी फीनिक्स, सी वर्धा, डी सदाकत। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी से संबंधित निम्नलिखित आश्रमों में सर्वाधिक पुराना है दक्षिण अफ्रीका के डरबन स्थित फीनिक्स आश्रम, जिसकी स्थापना वर्ष 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में फिर से फिनिक्स आश्रम को खोला गया वर्ष 2000 में, और फिनिक्स जो है यह महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? ए मुंबई, बी शांति निकेतन, सी दक्षिण अफ्रीका या फिर डी पुणे। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी ने सेवा को ही अपना धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, यहाँ पर बोअर युद्ध के समय इन्होंने घायल सिपाहियों को भी काफ़ी देखभाल और सेवा का कार्य किया था। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक या नर्स के रूप में कार्य की अपनी सेवाएं दी और बीमार एवं दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। इन्होंने वहां पर कंपाउंडर के रूप में भी अपनी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी और बोअर के युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा का भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी, एक काम आपके लिए, बोअर का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, सर्च करके बताइए जरा। तो
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए. सी आर दास, बी. दादा भाई नौरोजी, सी. तिलक या डी. गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह एक उदारवादी, समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे और इन्हें ऐसा पूर्ण विश्वास था कि जो इन्हें देश का पुनरुद्धार जो है वह राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में यानी कि क्रांतिकारियों के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यह साधन और साध्य दोनों की ही पवित्रता में विश्वास रखते थे। इस कारण या गोपाल कृष्ण गोखले के इन्हीं सब विचारों के कारण जो है वह महात्मा गांधी उनसे अत्यंत प्रभावित होते हैं और इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था? ए. धर्म विहीन राजनीति, बी. जन कल्याण के लिए सक्रियता, सी. सत्य विहीन राजनीति या डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। देखिए, महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इस संबंध में गांधी जी द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया था और इस विकेंद्रीकरण से उनका तात्पर्य था अनुच्छेद 40। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए सक्रिय किया जाए, या यूं कह लिए तो ग्राम प्रशासन को भी शक्तिशाली बनाया जाए और उसको भी अधिकार दिए जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? पहला नैतिकता, बी. धर्म, सी. मानवता या डी. सत्ता। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी. सत्ता। ठीक है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत नहीं किया वह था सत्ता का। या राज्य में भी विश्वास नहीं करते तो सत्ता का तो कोई स्थान ही नहीं होगा ना। देखिए, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन या स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ए. हरिलाल गांधी, बी. महात्मा गांधी, सी. रामदास गांधी या डी. मणिलाल गांधी। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने स्वयं ही सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। देखिए, महात्मा गांधी के भतीजे थे मगनलाल गांधी, जिनके द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग अपने विद्यालय की एक प्रतियोगिता में किया गया था और जिसमें उनको पुरस्कार भी मिले। इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए, सदाग्रह शब्द का अर्थ था सत्य और दृढ़ता से लिया गया। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार करते हुए इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। ठीक, नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ए. सरदार पटेल, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. विनोबा भावे या फिर डी. महात्मा गांधी। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। जब महात्मा गांधी ने इस शब्द को गढ़ा ही था तो सबसे पहले प्रयोग भी तो इन्हीं के द्वारा किया गया होगा। और सत्याग्रह का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण बिहार से सत्याग्रह को प्रारंभ किया और यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न चंपारण से ही संबंधित।
निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? ए चंपारण, बी खेड़ा, सी अहमदाबाद या डी रोलेट सत्याग्रह अथवा ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी ने अपना या चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। थोड़ी सी कहानी जानते हैं चलिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। देखिए, नील विद्रोह से ही हमने देखा था कि जो है रासायनिक रंगों का प्रयोग या रासायनिक रंगों का आविष्कार हो चुका था और धीरे धीरे 40 साल 50 साल की अवधि में इन रासायनिक रंगों का प्रयोग जो है या रासायनिक डाई का प्रयोग जो है वह सर्वाधिक मात्रा में होने लगा था। इसकी खोज किसने की थी बताइए जरा? तो जर्मन में रासायनिक रंगों का विकास किया गया था, जर्मन देश से। ठीक है, तो उसके पहले भी या उसके बाद भी 19वीं सदी के या 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही गोरे बगान मालिकों ने या अंग्रेज बगान मालिकों ने किया क्या था? तो बिहार के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध किया हुआ था। आपने देखा था कि नील विद्रोह के समय से ही विभिन्न जगहों पर अंग्रेज बगान मालिकों ने नील की खेती, जो उस समय क्या कहते हैं, प्रॉफिट को क्या कहते हैं, लाभ का व्यापार थी, उसके संदर्भ में विभिन्न किसानों से अनुबंध कर रखा था कि आप अपने खेत के इतने इतने भाग पर नील की खेती अनिवार्यतः करेंगे और यह खेत यह उत्पाद जो है वह आप हमें बेच देंगे, हम इसे आगे बाजार में निर्यात करेंगे। इस संदर्भ में समझौता 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही कर चुके थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के मध्य में 1859-60 के आसपास हमने देखा था कि नील का आविष्कार या रासायनिक नील का आविष्कार जर्मन के द्वारा करके उसे मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। तो नील की खेती उसी समय से प्रॉफिटेबल नहीं रह गई थी और धीरे धीरे यह जो है अन्य क्षेत्रों में भी नुकसानदेह होती जा रही थी। प्रॉफिट तो छोड़िए, अब नील की खेती से नुकसान होने लगा था। लेकिन अभी भी यानी कि 1917 का यह चंपारण विद्रोह था या चंपारण सत्याग्रह था, अभी भी बिहार के चंपारण में किसानों को अपनी खेती के 3/20 भाग में नील की खेती अनिवार्यतः करनी होती थी। हालांकि बगान के मालिकों ने नील के व्यापार को बंद कर दिया था। अब परिणामतः जो किसान इस अपने खेत को छुड़वाना चाहते थे, देखिए इस पद्धति को ना 3 कठिया पद्धति कहा जाता था बिहार के चंपारण में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो फलतः जो किसान इस 3 कठिया पद्धति से मुक्त होना चाहते थे वे जो है बगान मालिकों के पास जाते थे, उनसे अनुनय विनय या रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन बगान मालिक तो गोरे थे या अंग्रेज थे, वह किसानों की इस व्यवस्था का फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दूसरी फसलों की खेती करने के लिए किसानों को अनुबंध से मुक्त करने के एवज में उन पर अन्य लगान लगा दिए और साथ ही साथ उन पर पहले से लगाए जाने वाले करों में भी वृद्धि कर दी। ठीक है, दूसरा लगान जोड़ दिया और ऊपर से पिछले करों में भी वृद्धि कर दी। अब इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि जो ये 3/20 भाग आप मुक्त करोगे, ठीक है, यानी कि आपका पूरा खेत जो है वह अनुबंध से मुक्त हो रहा है, तो अब आप इसमें अपने जो भी उत्पाद निकालोगे या जो भी उत्पाद उगाओगे वह जो है हमारी तय की गई दरों पर ही बेचोगे। ठीक है, तो एक तरफ तो लगान बढ़ गया, करों की दरों में वृद्धि हो गई, दूसरी तरफ जो प्रोडक्ट आ रहा था या जिस प्रोडक्ट का या जैसे गेहूं, धान, चावल जिसका भी उत्पादन या जिस भी फसल का वह उत्पादन करते उसकी कीमत का निर्धारण भी यही बगान मालिक करते थे। यानी कि यह करते क्या थे कि यह इनकी कीमत न्यूनतम रखते थे ताकि आसानी से और सस्ते दामों में खरीद सकें, और इनकी कीमत, करों की कीमत या लगान की कीमत जो है वह उच्चतम रखते थे ताकि अधिक से अधिक इनके पास पैसा हो। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों के साथ जो है वह दोहरे मार की स्थिति चल रही थी। और इन्हीं सबसे अवगत कराने के लिए यहाँ इस क्षेत्र के एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, जो कि भाई चल दिए लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। ठीक है, और यहीं पर यह गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण के किसानों की इस समस्या से अवगत करा देते हैं। अब चूँकि स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, इसलिए गांधी जी ने इस पर तत्काल एक्शन लेने का प्लान किया और वह निकल गए चंपारण की तरफ अपने अन्य सहयोगियों, जिनमें शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, मजहर उल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारीक और JB कृपलानी। इन सभी के सहयोग से गांधी जी निकले और चंपारण मामले की जांच करने वहां पहुंच गए। चंपारण पहुंचते हैं, गांधी जी को अधिकारियों ने वहां से जाने के लिए कह दिया, गांधी जी नहीं जाते हैं। गांधी जी के द्वारा यहाँ पर अपना
प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कर दिया जाता है या अहिंसात्मक प्रतिरोध का शुरुआत कर दिया जाता है। अंततोगत्वा स्थानीय प्रशासन वह सरकार के आगे गांधी जी के आगे झुकता है और तीन कटिया पद्धति को या तीन कटिया पद्धति पर विचार करने के लिए गांधी जी को शामिल करते हुए एक आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक है, आयोग ने तीन कटिया पद्धति को समाप्त करने का रिकमेंडेशन दिया या समाप्त करने का सुझाव दिया। परिणामतः इस तीन कटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया और जो अंग्रेज बगान मालिक थे उन्होंने जो भी अवैध वसूली की थी उसका 25% हिस्सा जो है वह भी बगान मालिकों ने किसानों को वापस कर दिया या वापस करने को राजी हो गए थे। ठीक है, तो फिलहाल यह सारी बातें हो गई चंपारण सत्याग्रह की और ये परिणामतः यह गांधी जी का भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम युद्ध था वह इन्होंने जीत लिया था। अगर इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में अन्य तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके नाम भी जानते रहिए। एक है अनुग्रह नारायण शर्मा, दूसरे हैं राम नवमी प्रसाद और तीसरे हैं शंभू शरण वर्मा। ठीक, फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो देखिए, चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कटिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया गया। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद के काटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर के छिड़े विवादों में हस्तक्षेप को लेकर के किया था। तो थोड़ा सा इसे भी जानते चलिए। अहमदाबाद काटन मिल हड़ताल या अहमदाबाद मिल हड़ताल, समय मार्च 1918, स्थान अहमदाबाद और पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो अहमदाबाद के काटन मिल की हड़ताल। यहीं पर गांधी जी के द्वारा प्रथम भूख हड़ताल या प्रथम अनशन का भी प्रयोग किया गया था। समस्या क्या थी कि देखिए, अहमदाबाद में काफ़ी मात्रा में या उस समय जो है वह प्लेग काफ़ी फैला हुआ था। तो किसानों को या मजदूरों को मिल मालिकों के द्वारा प्लेग बोनस दिया जाने का व्यवस्था किया गया था, जिसमें मजदूर जो है वह 20% प्लेग बोनस देना चाहते थे, जबकि मिल मालिक जो है वह मजदूरों को 20% प्लेग बोनस देना चाहते थे, जबकि मजदूरों की मांग थी 50% प्लेग बोनस देने की। ठीक है, तो विवाद यहीं से शुरू होता है। अब गांधी जी इसमें शामिल होते हैं और गांधी जी कहते हैं 15 तुम अपना बढ़ा लो, 15 तुम अपना घटा लो। यानी कि गांधी जी मजदूरों को सलाह देते हैं कि आप 35% बोनस की मांग कीजिए और यदि यह मांग नहीं मानी जाती है तो आप हड़ताल पर चले जाइए। ठीक है, और साथ ही साथ हड़ताल ऐसी नहीं, गांधी जी ने सलाह दी कि आप शांतिपूर्वक और अहिंसक ढंग से हड़ताल पर जाइए। ठीक है, कितने प्रतिशत बोनस देने के लिए गांधी जी ने कहा था? 35%, ध्यान में रखिएगा। अब मिल मालिक तो इतनी आसानी से मानने वाले थे नहीं, परिणामतः गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। गांधी जी के अनशन पर बैठते ही मजदूरों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह बढ़ा, उन्होंने अपना संघर्ष और तेज कर दिया। परिणामतः मजबूर होकर के मिल मालिक जो है वह 35% बोनस देने को तैयार हो गए थे। अंततोगत्वा गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हुआ था। गांधी जी के इस अहमदाबाद मिल हड़ताल में इनका सहयोग दिया था अम्बालाल सारालाल भाई की बहन अनुसुईया बहन ने अपना सक्रिय योगदान दिया था गांधी जी को। ठीक है, चलिए फिलहाल देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पूछा जा रहा है, देखिए इसमें एक और चीज़ है, खेड़ा सत्याग्रह भी है। ठीक है, लगान में छूट देने, देखिए वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। थोड़ा सा खेड़ा सत्याग्रह को भी जानते चलिए, यह सब गांधी के प्रारंभिक आंदोलन थे, इनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए हुआ क्या था कि 1918 में प्लेग तो फैला ही हुआ था और इस कारण भीषण अकाल भी पड़ गया था गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में, तो पूरी की पूरी फसल ही बर्बाद हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन फिर भी किसानों ने राजस्व वसूली, फिर भी सरकार ने किसानों से माल गुजारी या राजस्व वसूली की प्रक्रिया को जो है वह जारी रखा। हालांकि जो नियम था राजस्व संहिता का, उसमें यह बताया गया था, यह स्पष्टतया कहा गया था उस राजस्व संहिता में कि यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो
तो कितना, कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम हो अगर फसल का उत्पादन, तो किसानों का राजस्व पूरी तरीके से माफ कर दिया जाना चाहिए। लेकिन तो उन्होंने राजस्व माफी से इनकार कर दिया और किसानों से वसूली करने की प्रक्रिया को जो है वह शुरू कर दिया। हालांकि गुजरात सभा के माध्यम से किसानों ने इसका काफ़ी विरोध भी किया था। एक संगठन था गुजरात सभा किसानों का, जिसके माध्यम से किसानों ने इसका विरोध किया और सरकार के सम्मुख या फिर शासकीय प्राधिकारियों के सामने याचिकाएं भी रखी। लेकिन सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया जाए तो किसानों की संपत्ति या किसानों की जो प्रॉपर्टी है वह जो है अब जब्त कर ली जाएगी। तो हुआ क्या, अंततोगत्वा फिर यहाँ पर गांधी जी पहुँच जाते हैं। गांधी जी ने किसानों से राजस्व अदा न करने को कहा तथा सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा की। वहाँ पर इस आंदोलन के में उनका साथ दिया वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक और अन्य कई युवा नेताओं ने गांधी जी का इस संघर्ष में साथ दिया था। ठीक है, गांधी जी ने घोषणा की कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ़ कर दे तो वे किसान जो सक्षम है लगान देने में, वे स्वेच्छा से अपना लगान चुका देंगे। ठीक है, लेकिन सरकार जो है वह लगान वसूली के लिए दमन का सहारा लेना शुरू कर चुकी थी और किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली गई, उनके मवेशी या उनके पशुओं को जो है वह जब्त कर लिया गया। और दूसरी तरफ आंदोलन भी वह काफ़ी तेज हो चला था और अंततोगत्वा सरकार को किसानों से एक समझौता करना ही पड़ा। और उस समझौते में हुआ कि 1 वर्ष के लिए जो टैक्स है या कर है जो है वह माफ़ कर दिया गया। ठीक है, और आगामी वर्षों में कर की दरों में कमी की भी बात कही गई या मानी गई थी परिणामतः। और साथ ही साथ किसानों की जब्त हुई संपत्ति भी उनको वापस लौटा दी गई थी। परिणामतः गांधी जी का यह आंदोलन भी सफल हो गया था। ठीक है, तो फिलहाल अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। बी, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए। सी, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए। डी, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। फिलहाल जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद गांधी को भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के निष्क्रिय प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। देखिए, गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग सर्वाधिक किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। उन्होंने बताया कि निष्क्रिय प्रतिरोध जो है वह एक राजनीतिक शस्त्र है, जबकि सत्याग्रह जो है वह एक नैतिक शक्ति है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ज़्यादा भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? फिलहाल इसका जो सही ऑप्शन है ए, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। फिलहाल जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी जो है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन था महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था। बी, औद्योगिक केंद्र समझता था। सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। या डी, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निर्मित वस्तुओं का बाजार भारत को समझता था ब्रिटेन, इसलिए जब गांधी जी ने यह आह्वान किया कि ऐसा करो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार ही कर दो, तब ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा घाटा होने लगा और इस कारण जो है वहाँ पर इकॉनमी जो है वहाँ की थोड़ी कमज़ोर हुई। इस कारण वहाँ की सत्ता ने गांधी जी के आंदोलनों पर ध्यान देना शुरू किया था। ठीक है, देखिए, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि
ब्रिटेन भारत को एक बड़ी निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला और फिलहाल इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। पहला चंपारण, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल, तीसरा खेड़ा और चौथा असहयोग आंदोलन। आपको नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है ए 2 4 3 ए, बी 1 2 3 4, सी 4 3 2 1 या डी 3 4 2 1। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह संपन्न हुआ था वर्ष 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल मार्च 1918 का था। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वह 22 मार्च 1918 का था और असहयोग आंदोलन की अवधि थी 1920 से 22 तक की। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। हालांकि प्रश्नों को कुछ और करवाना था, इसमें 2 पार्ट में तो डिस्कशन करना ही था, लेकिन थोड़ा सा काम आ गया है। तो आगे हम अगले पार्ट में बाकी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। फिलहाल थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।